let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, night. So friends, कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर से हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे मैंने इस गाड़ी को लगभग 10,000 किलोमीटर चला लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सोच के मैंने इसको लिया था और मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई। इस वीडियो के बाद जो भी हमारे गाड़ी ख़रीदने की सोच रहे हैं वो उनको डिसीजन लेने में आसान होगा कि पंच उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और ऐसा क्या है कि पंच को लेना चाहिए और ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि पंच को नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग उसमें ये सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते चलते इन बातों को हम लोग डिस्कस करें। Driver door open, please check. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके पहले मेरे पास एक दूसरी गाड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर थी, जो मैंने 2014 में ली थी और खूब चलाया उसको। अप्रॉक्सीमेट 1,70,000 किलोमीटर जब चल चुकी थी, तो मैंने पिछले साल अक्टूबर में सेल किया था उसको, और उसके बाद मैंने टाटा पंच ली थी। लेकिन उसके 1 साल पहले से मैं प्लान कर रहा था कोई गाड़ी लेने के लिए और अपनी गाड़ी को बदलने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि अल्ट्रोज नई नई आई थी, उसको मैं देखने गया था। मतलब पसंद भी आई क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी और सारा कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, देखने में भी अच्छी थी। मैं उसको लेने भी वाला था, लेकिन फिर बात दिमाग में आई, जैसा होता है कि पहले सीडान थी, थोड़ी लंबी गाड़ी थी और वो हैचबैक है, और कुल मिला के वो कार ही थी। ग्राउंड क्लियरेंस उसका नॉर्मली था, कोई ज़्यादा था नहीं। तो लास्टली फिर मैंने मूड बदला कि चलो देखेंगे बाद में, अभी अल्ट्रोज को नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा बजट ज़्यादा नहीं था, मुझे कम बजट में अच्छी गाड़ी चाहिए थी, और उस बजट में हैचबैक ही आ रही थी या कोई दूसरी गाड़ी समझ में नहीं आ रही थी। हम लोगों ने देखा था टाटा एक्सपो में कि टाटा पंच को HBX के नाम से टाटा ने वहाँ पे डिस्प्ले किया था। तो उम्मीदें थी कि आएगी ये गाड़ी, लेकिन जैसी दिखती थी वैसी आएगी या डिफरेंट हो के आएगी ये नहीं पता था किसी को। साथ में क्या रेट होगा ये भी आइडिया नहीं आ रहा था। ऐसे ही टाइम बीत रहा था, फिर टाटा पंच की अनाउंसमेंट हुई, टाटा पंच लॉन्च भी हुई। मैं भी गया टाटा पंच को देखने, और मुझे लगा कि अपने बजट में गाड़ी ये ली जा सकती है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि कम रेट की थी तो लगता था कि पता नहीं उतना डिलीवर कर पाए ना कर पाए। मतलब बनाने को तो माइक्रो SUV बना दिया है, लेकिन SUV सिर्फ बनी है कि उस तरह काम करेगी ये आइडिया एकदम नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे रिसर्च की गई तो लगा कि नहीं ठीक है, लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बजट, आज हम लोग अपने बजट के हिसाब से ही काम कर पाते हैं। अगर हमने सोचा कि बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है और बजट नहीं है तो नहीं ले सकते। तो फिर मैंने टाटा पंच को इसी मकसद से लिया कि थोड़ी अच्छी लगती है, SUV की तरह है। परफॉर्मेंस के बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, गाड़ियाँ तो मैंने बहुत चलाई थी, आइडिया है कि गाड़ी किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इस गाड़ी का कोई आइडिया नहीं था। वीडियो नए नए आने शुरू हुए, उसमें बहुत अच्छे लोगों ने बहुत कुछ बताया उसमें। फिर भी अगर आप टेस्ट राइड लेने जाइए तो नया व्हीकल कोई आता है तो उसका आप ये नहीं कंफर्म कर सकते कि उतनी देर में नहीं ये पूरी तरह से फाइनल हो सकता है कि कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन फिर भी टाटा पंच को लिया गया, और मैंने इससे बुक कराया था पिछले साल नवंबर में, और मुझे जनवरी 14 को ये मिल गई थी। उस समय बड़ी वेटिंग चल रही थी, लंबी लंबी वेटिंग चल रही थी, और मुझे लेकिन जनवरी 14 मिली। उसके बाद से मैं इसको लगातार चला रहा हूँ और बहुत मज़ा भी आता है। अब बात आती है कि मैंने जो सोच के लिया था उस एक्सपेक्टेशंस पे ये गाड़ी खरी उतरी कि नहीं खरी उतरी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो सोच के लिया था उससे कहीं ज़्यादा ये मतलब मुझे इसने सेटिस्फैक्शन दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे गाड़ी चेंज करनी थी और ठीक ठाक देखने में लगे, अपने बजट में आ जाए। लेकिन मैंने जो सोचा उससे भी ज़्यादा मुझे मिला, जो मैंने महसूस किया कि ये कंप्लीट पैकेज है। मतलब सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है कि मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है या फिर जगह ठीक ठाक है या देखने में लुक अच्छा है, सिर्फ इसकी बात नहीं थी। इसका ओवरऑल जो पैकेज है वो एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब मोर देन वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे हम लोग इसका स्टीयरिंग कंट्रोल लेते हैं, इतना लाइट है, अगर आप शहर में चलाएंगे तो
बहुत ही लाइट है, और जैसे ही ये 40 to 50 के ऊपर जाती है तो हार्ड हो जाती है, जैसे अभी एकदम हार्ड है। मतलब स्टेबल है गाड़ी पूरी, कुछ भी नहीं दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये होना भी चाहिए, नहीं तो हाई स्पीड में अगर ये थोड़ा सा हार्ड नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हल्का सा भी टर्न करेंगे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो स्टीयरिंग कंट्रोल बेमिसाल है गाड़ी का। ब्रेकिंग आपने पिछले वीडियोस में मेरे देखा ही है कि ब्रेकिंग कितनी बढ़िया है। जो स्वा कंट्रोल है चारों पहियों में, अलग अलग इसका जो ब्रेक फोर्स होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे गाड़ी बड़ी स्टेबल है। आप 100 की स्पीड में भी विद इन सेकेंड इसको 0 पे ला सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। साथ में इसे मैंने पहाड़ों पे भी चलाया है, इसे मैंने मैदान पे भी चलाया है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसे मैंने नहीं चलाया है। और पिछली वीडियो में तो आपने देखा कि ये जाके पानी में भी घुस चुकी थी। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, उसको निकलवाना पड़ा था मुझे रिकवरी वैन से, अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैं इसे मोर देन वैल्यू फॉर मनी बोलता हूँ, क्योंकि इस रेट में इसकी कैटेगरी में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतना बढ़िया परफॉर्म करे और इस तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन दे सके। हाँ, अगर आप हैचबैक में लेंगे तो हैचबैक में बहुत सी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो उसमें और इसमें फ़र्क है वो ग्राउंड क्लियरेंस का। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप आजकल रूरल में भी जाते हैं या फिर आप शहर में भी जाते हैं और जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है या फिर जहाँ स्पीड ब्रेकर ऊंचे हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत महत्व रखता है। और आज हमने ये समझ लिया कि ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ही वैल्यू है, और इस गाड़ी एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी देती है। इससे ये अपने सेगमेंट की जो हैचबैक गाड़ियाँ हैं उनसे थोड़ी सी ऊपर है। और टाटा ने एक कंप्लीट पैकेज दिया है। आप इसका अगर म्यूज़िक सिस्टम देख लें या फिर बिल्ड क्वालिटी देख लें। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर थी, तो उस टाइम पे उतना डिटेल में नहीं सोचता था कि बिल्ड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें उतने जहन या दिमाग में नहीं थी। इधर साल 1.5 साल से जब से टाटा का बार बार सुना था 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है और इस तरह की चीज़ें, तो हम लोग के दिमाग में वो सब चीज़ें अब चलने लगी, और सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है ही। तो जो स्विफ्ट डिज़ायर थी, एक बार मैं उससे जा रहा था, मेरे साथ 2 लोग और भी थे। हम लोग हाईवे पे जैसे ही चढ़े ही थे और 2 कदम आगे गए होंगे और गाड़ी स्पीड में भी नहीं थी। गाड़ी स्पीड में भी नहीं थी। सामने एक इनोवा थी, उसके आगे एक ट्रक थी। ट्रक अचानक से रुकी, इनोवा कंट्रोल करके वो रुकी। स्विफ्ट डिज़ायर थी, उसमें पावर ब्रेक नहीं था, तो इसलिए उस तरह से नहीं रुकी और हल्की सी टच इनोवा से हुई। और वो टच होती ही स्थिति ये थी कि गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई। मैं उसकी पिक्चर्स इसमें शेयर करूँगा जिससे को इसके बिल्ड क्वालिटी का आइडिया मिल जाएगा। पूरी तरह से डैमेज हो गई, उसका कूलेंट गिर गया और गाड़ी को फिर बाद में रिकवरी करा के भिजवाना पड़ा। लगभग जो उसका रिपेयर कॉस्ट आया था वो 1.5 लाख के आसपास आया था, सिर्फ छोटी सी टक्कर के बाद। तो ये समझ में आया कि बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी जान से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, तो बिल्ड क्वालिटी आपकी गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 1 प्रायोरिटी हमको उसी को रखना चाहिए, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद ये समझ में आ गया था कि उसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी नहीं है और कल को बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। आज जैसा कि पंच बोला था कि इंडियाज़ मोस्ट सेफेस्ट कार है, तो इसमें भी ये नंबर 1 है। म्यूजिक सिस्टम बेमिसाल है, आपने सुना ही होगा हरमन का म्यूजिक सिस्टम। तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ इसमें काबिल तारीफ़ है। एक छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं जो कि बहुत मतलब नहीं रखते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, जैसे कि ये आपकी पार्किंग लाइट है, ये समझ में ही नहीं आती केबिन लाइट की। इसका स्विच परमानेंट बंद करने वाला है ही नहीं। मतलब अगर आप ये सिर्फ गेट से है, अगर आपने गेट खोला तो खुलेगा, गेट बंद किया तो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसे स्विच ऑफ कर दूं, गेट खोलने के बाद बंद रहे, तो ये नहीं होगा। और कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कभी कभी जैसे ये जल रही है, अब ये जलती रहेगी, अगर मैं गेट खोलता हूँ, चला जाता हूँ, फिर बंद भी कर देता हूँ, तो ये बुझेगी नहीं। तो वो ऑप्शन है ही नहीं। ये आइडिया लगाना पड़ता है कि कब, मतलब एक बार सेट है तो सेट है, नहीं तो फिर आपको एक बार सही करके जाना पड़ेगा कि ये उस मोड पे है कि नहीं है, कि जब गेट खुले तो खुले और जब गेट बंद हो तो ये भी बंद हो जाए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आपको इसकी आती है, जो हम लोग का सेंट्रल लॉकिंग में जो गेट लॉक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसको आप खींचेंगे तो गाड़ी अनलॉक होगी और गेट भी खुल जाएगा।
ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, इसके हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें खुद से ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बच्चे तो पहले पीछे बैठे हैं, उसका चाइल्ड लॉक गाड़ी का लगा दें गेट का, तो उससे वो रिस्क ख़त्म हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो यही दो छोटे छोटे जो हमें थोड़ा इरिटेट करते हैं हम लोगों को, बाकी ऐसी कोई गाड़ी में आपको वो नहीं है, मतलब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि लगभग गाड़ी को आए हुए 8 महीने 9 महीने हो रहे हैं, तो कोई मेजर इंजन का प्रॉब्लम या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट या कोई डिफेक्ट गाड़ी में है ही नहीं। आज बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस है, रोड पे चल रही है, और जैसा मैं खुद भी चला रहा हूँ तो ये समझ में आया कि हम लोग का डिसीजन बहुत अच्छा है और गाड़ी से हम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। और वो व्यक्ति जो कि कम बजट में एक एसयूवी का आनंद लेना चाहता है वो पूरी तरह से ले सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोनेट सामने दिख रहा है, अभी हम लोग 80 की स्पीड में आराम से चल रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि 140 तक भी मैं इसको ले गया हूँ। जो वीडियो मैंने नहीं बनाया हूँ, मतलब वो आपको दिखा नहीं पाया था, 160 तक भी मैंने इसे चलाया था एक्सप्रेस वे पे, तो कोई भी परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के ये गाड़ी अपने आप में वैल्यू फॉर मनी, मोर देन वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और मैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है या बजट आपका इतने तक है तो आपको ये लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, इससे भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जो इससे भी बेटर परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनका बजट बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है कि हमने पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और एक इलेक्ट्रिक, 4 ऑप्शन है जो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम लोग भी सीएनजी और डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं। तो सीएनजी में क्या है कि कहीं ना कहीं उतना पावर हम लोग को नहीं मिलता है और उतना आगे चले थोड़ा गाड़ी का परफॉर्मेंस भी थोड़ी धीमी हो जाती है, तो बहुत लोग सीएनजी को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन जिसको जिस तरह की ज़रूरत है वो उस तरह की फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी लेता है, कोई डीजल लेता है, कोई पेट्रोल लेता है, कोई सीएनजी लेता है, वो अपना अपना चॉइस है और उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जब डिसाइड किया तो मैं डीजल गाड़ी चलाता था, उसके बाद मैं पेट्रोल पे आया, तो मैंने ये देखा कि जिस रेट में ये गाड़ी है, अगर मुझे डीजल कोई सी भी गाड़ी लेनी है तो कम से कम मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और 1.5 से 2 लाख देने का मतलब कि अगर 2 लाख रुपए को मैं ये मान लूँ कि मैंने पेट्रोल से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और थोड़ा मुझे एवरेज कम मिल रहा है या थोड़े मेरे खर्च ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो 2 लाख खर्च होते होते कम से कम गाड़ी कुछ नहीं तो 5 साल चल चुकी होगी और कम से कम 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी। यानी वो 2 लाख जो मेरे खर्च हो रहे हैं वो एक तरह से छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में खर्च हो रहे हैं, उसको ख़त्म होते होते गाड़ी का भी टाइम हो चुका होगा 4-5 साल। लेकिन अगर मैं डीजल पे जाता हूँ तो मुझे उतना पैसा पहले से देना पड़ेगा और वो पैसा गाड़ी में इन्वेस्ट हो चुका होगा, उसके बाद फिर थोड़ी इकोनॉमिकल कम एक्सपेंस उसमें होगा। तो ऑलमोस्ट आज डीजल और पेट्रोल का दाम एकदम बराबर ही है और परफॉर्मेंस भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, तो कोई इस तरह की दिक्कत लगी नहीं। और हम लोग इसीलिए मैंने प्रीफर किया कि पेट्रोल गाड़ी लेने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुझे बेस्ट लगता है वो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट लगता है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, इतनी स्मूथ चलेगी। हाईवे पे आप जाए, जितना लंबा जाइए, और अगर आप एडवाइजेबल नहीं है कि गाड़ी को बहुत तेज़ चलाइए, आप 80 तक चलाइए तो आप जो है डिसेंट आपको एवरेज में मिलेगा। अगर आप गाड़ी को 75 to 85 के आसपास चलते हैं तो आप आराम से हाईवे 21 का एवरेज निकाल सकते हैं। शहर में आप अगर ढंग से चलते हैं तो 14 का एवरेज आपको गाड़ी से मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ें अप्रिसिएट करती हैं, गाड़ी को लेना चाहिए। इस सेगमेंट में 1-2 गाड़ियाँ और भी हैं जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टाटा का विश्वास, कहीं ना कहीं सेफ्टी, और कहीं ना कहीं जो टाटा का सर्विस सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ईजिली अवेलेबल है, आफ्टर सेल सर्विस कहीं भी हम लोग करा सकते हैं। तो ये इस वजह से भी पंच सबसे आगे है, क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका ऑल ओवर इंडिया में सर्विस सेंटर नहीं है, क्योंकि उसकी सेल कम है इसलिए वो उतने ज़्यादा हर जगह अपना वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत कर सकती है। यानी आप गाड़ी लेते हैं तो ये सोच के भी लीजिए कि आफ्टर सेल सर्विस गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि हमें वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए। अगर हम पंच लेते हैं तो कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आपको एडवेंचर प्लस रिदम के साथ जाना चाहिए। उसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी जो आपकी ज़रूरी है।
फॉर एग्जांपल जैसे आपको LCD स्क्रीन चाहिए पार्किंग कैमरे के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में पावर विंडो ये तो है ही। जो भी एक ज़रूरी चीज़ें हैं आपको एडवेंचर रिदम में मिल जाएगा। अगर इससे एक नीचे जाते हैं या एडवेंचर पे जाते हैं तो उसमें आपको पार्किंग कैमरा और ये LCD नहीं मिलेगी, बाकी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो वो भी गलत नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्किंग कैमरा और LCD मिल जाए और साथ में गाड़ी कंप्लीट हो, तो एडवेंचर रिदम पे जाना चाहिए। अगर आप पंच प्योर पे भी जाते हैं, बेस मॉडल पे भी जाते हैं, तो वो भी बेस्ट है। वो आपके बजट के हिसाब से है। थोड़ा सा आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ेगा, जबकि मैं एडवाइस करता नहीं हूँ कि आफ्टर मार्केट काम करवाइए। लेकिन अगर आप सबसे कम बजट में जाना चाहते हैं तो आप प्योर भी ले सकते हैं। गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सेम चीज़ है, कोई अंतर तो उसमें है नहीं। लेकिन आपको फिर वो थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम का काम कराना पड़ेगा। और ये स्टीयरिंग पे उसके कंट्रोल मिलेंगे नहीं। 2 पावर विंडो आगे की मिलेंगे, पीछे की नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे सबसे कम रेट में और पंच चाहिए जो कि हमें पूरा ड्राइविंग प्लेजर दे सके, तो आप उस पर भी जा सकते हैं अगर आपका बजट उस रेट का है। लेकिन एडवेंचर रिदम से ऊपर जाने में थोड़ा गाड़ी लगती है कि ओवर प्राइस्ड हो रही है, फिर हम लोग दूसरे सेगमेंट में भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एडवेंचर रिदम तक आप गाड़ी ले सकते हैं। और प्योर ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है, एडवेंचर ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है, जितनी आपको ज़रूरत है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फीचर्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आपको एडवेंचर रिदम पे जाना चाहिए। आप लग्जरी चाहते हैं, उससे भी अच्छा चाहते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं या फिर आप क्रिएटिव पे जाते हैं। लेकिन ये आपकी पसंद है। आप कुल मिला के हमें कौन सा मॉडल लेना है वो हमें आपको डिसाइड करना है। जैसे कि इसमें वॉइस कमांड भी है। अब अगर इस ये ऊपर वाला बटन को आप एक बार प्रेस करें, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, आपके पास लगभग 60% फ्यूल है। देखा कि जैसे गाड़ी ने बताया कि आपके पास लगभग 60% पेट्रोल है। एक दूसरा कमांड भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, $268 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जा सकती है। तो देखा आपने जैसे बताया कि रेंज अभी कितनी बाकी है, गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है। आप एंड्रॉयड ऑटो भी जोड़ सकते हैं, एप्पल कार प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ या आपको एडवाइस करता हूँ कि गाड़ी आप ऐसी लीजिए जिसमें कि आपको आफ्टर मार्केट ज़्यादा काम कराना ना पड़े, और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कराना ही ना पड़े। क्योंकि वो शुरू में तो हो जाएगा, हो सकता अच्छा भी लगे, लेकिन बाद में वो दर्द देगा ही देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ ज़रूरी है, जैसे अगर आपने प्योर मॉडल लिया तो म्यूजिक सिस्टम तो उतना करवा लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ भी कराते हैं, आप म्यूजिक सिस्टम चेंज करा रहे हैं या फिर आपने लाइटें चेंज करवाई या फिर फॉग लैम्प अलग से लगवाया, कुछ भी किया, तो इसके लिए आप तैयार रहिए कि जो भी बाहर से लगवाएंगे 6 महीने बाद आपका कुछ ख़राब हो रहा है, 8 महीने बाद कुछ और ख़राब हो रहा है, 12 महीने बाद कुछ और ख़राब हो रहा है। और इसीलिए एक वीडियो मैं लाऊंगा अभी कुछ दिन बाद जो एक्सेसरीज़ लगी है उसका भी रिव्यू, कि वो अगर 2-4 महीने हो गए तो उसके बाद क्या रहा, उनको लगवाना ठीक है कि नहीं है, या उस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, या उनके लगवाने से मेंटेन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वीडियो आएगा। लेकिन मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके उतना आफ्टर मार्केट वर्क से बचिए। गाड़ी जो कंपनी से मिल रही है उसको लेके चलिए, उसको अपने हिसाब से यूज़ करिए, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन आफ्टर मार्केट वर्क कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, तो वो चीज़ ना करवाइए आप। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं और गाड़ी का ही म्यूज़िक प्ले करेंगे, उस पर ड्राइविंग करेंगे। देखते हैं कि गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम कैसी आवाज़ है, कैसा लगता है। तो एक बार आप लोग उसको भी इंजॉय करिए। तो NCS सॉन्ग में प्ले करता हूँ।
एक चीज़ और इन्फॉर्म करना था आपको, जितने भी पंच ओनर हैं उनके पास कॉल जा रही है कि सर्विस सेंटर से टाटा के गाड़ी को रिकॉल कर रहे हैं, उसमें कुछ अपडेशन आया जो अपडेट करने के लिए। तो अगर आपको कॉल आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो प्लीज़ आप एक बार पता कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में वो अपडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत होगा तो वो बताएंगे और उसे अपडेट कर देंगे। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द ले आने वाला हूँ कि क्या अपडेशन है और किस तरीके से करते हैं, तो आपको दिखेगा। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ कन्फ्यूज़न होंगे जो दूर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा कि थोड़े से भी आपको वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।